तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ इनर सेक्टम की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि जल्द ही वीजोंग मिसरोंग को जान से मारने वाला था। तभी वहाँ पर मास्टर गाइनी एक हीरो की एंट्री के साथ पहुंच गए थे जिसकी वजह से मिसरोंग की जान बच जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि गोंगशू चाओ से अपनी जान बचाने के लिए टियानमिंग, यूवी और शायू एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ उनको और भी ज्यादा खतरा पड़ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां यूवी व्हाइट टाइगर को लेकर आगे की तरफ जा रही थी और यहाँ पर ये लोग मैकेनिकल स्नेक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि शायू को पूरा यकीन था कि वो मैकेनिकल स्नेक जरूर यहीं पर कहीं ना कहीं आसपास होगा जो कि हम पर छुपकर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पर टियानमिंग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहता है कि जरूर उस बुढ़ाऊ को भूख लग गई होगी और इसलिए वो वापस अपने घर चला गया होगा। वो अभी यहाँ पर इसी तरह की बकवास कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक से कई से रेतीला तूफान आ जाता है जिसे देखकर शायू समझ गया था कि वो हमारे बहुत ज्यादा करीब है। इसीलिए टियानमिंग, यूवी, शायू तीनों बहुत ही ज्यादा एक्टिव होकर उस मैकेनिकल स्नेक को अपनी चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल स्नेक जमीन तोड़कर बाहर आ गया था जहां आते साथ ही वो व्हाइट टाइगर को जगड़कर पकड़ लेता है। जिसके बाद गोंगशू चाओ एक ईवल मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछता है कि अब बताओ तुम लोग मेरी जंगल से निकलकर कहां जाओगे। और ये सुनकर तो हम देखते हैं कि टियानमिंग और शायू काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करने की वजह से हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मैकेनिकल स्नेक के जंगल से आजाद हो गया था। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से एक चट्टान पर चढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ मैकेनिकल स्नेक भी इतनी आसानी के साथ इन लोगों का पीछे छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो भी इन लोगों को चेस करना शुरू कर देता है। यहाँ इस चेस के दौरान हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मैकेनिकल स्नेक उसकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि हम देखते हैं कि उसने बहुत बड़े बड़े चट्टान उठाकर व्हाइट टाइगर पर थ्रो करना शुरू कर दिए थे जिन्हें डॉज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और आखिरकार यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ व्हाइट टाइगर के पास अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट स्नेक उस पर एक और बड़ी चट्टान थ्रो कर देता है। इस चट्टान की वजह से वहां चारों तरफ धुआं फैल चुका था और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि शायद व्हाइट टाइगर इस फाइट को हार चुका है। इस बात की तसल्ली करने के लिए हम देखते हैं कि मैकेनिकल स्नेक उसी जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि व्हाइट टाइगर तो वहां पर मौजूद नहीं, यानी कि उसने लास्ट मोमेंट पर इस चट्टान को डॉज करके ऊपर की तरफ जंप कर दिया था। जहां हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर एक बहुत बड़ी चट्टान उस मैकेनिकल स्नेक पर गिरा देता है। इस बड़ी सी चट्टान के नीचे आने की वजह से हम देखते हैं कि मैकेनिकल स्नेक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जो देखकर यूवी अपने साथियों से कहती है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी कि ये लोग यहाँ पर प्लान कर रहे थे कि इससे पहले कि मैकेनिकल स्नेक खुद को छुड़वा ले, हमें उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान वाला पिलर गिरा देना चाहिए जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये प्लान टियानमिंग और शायू को भी काफी ज्यादा पसंद आ गया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लोग लगातार मेहनत करते हुए वहां पर एक बहुत बड़े पिलर को मैकेनिकल स्नेक के ऊपर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से गोंगशू चाओ और मैकेनिकल स्नेक की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। जबकि ये देखकर यूवी, टियानमिंग और शायू काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ टियानमिंग खुश होते हुए यूवी से कहता है कि मास्टर गाइनी के बाद मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से हमने मैकेनिकल स्नेक को हरा दिया। जबकि दूसरी तरफ शायू भी उसकी सारी बातों से एग्री कर रहा था। ये सुनकर यूवी शर्माते हुए कहती है कि तुम तो ऐसी मेरी तारीफ कर रहे हो, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते तो शायद मैं यहाँ पर कुछ भी ना कर पाती। यहाँ पर ये लोग एक पिलर पर खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस पिलर ने बहुत ही तेजी के साथ हिलना शुरू कर दिया था, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पिलर नीचे गिर जाता है। जबकि व्हाइट टाइगर भी उसके नीचे आ गया था और इसी वजह से वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। यहाँ व्हाइट टाइगर के हालात तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस पर टियानमिंग मुझसे कहता है कि अब तो व्हाइट टाइगर किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें पैदल ही वापस मैकेनिकल सिटी जाना होगा ताकि हम लोग वहां पर अपने दोस्तों की मदद कर सके। ये सुनकर शायू टियानमिंग और यूवी से कहता है कि वहां मोई स्कूल में किन एम्पायर की आर्मी चारों तरफ फैल चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को एक साथ वहां पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अलग अलग होकर वहां पर लोगों की मदद करनी होगी। मैं तो कहूंगा कि तुम लोग सीधा इनर सेक्टम की तरफ चले जाओ ताकि तुम लोग वहां पर मास्टर बेन और उनके दोस्तों की मदद कर पाओ, जबकि मैं मोई स्कूल के बाकी के सोल्जर्स की मदद करने की कोशिश करूंगा। वो लोग भी काफी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ शायू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि टियानमिंग और यूवी उससे एग्री हो गए थे, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से अलग अलग होकर मोई स्कूल में इंटर हो जाते हैं। शायू मोई स्कूल में इंटर होने के बाद अपने सामने देखता है कि वहां पर तो किन एम्पायर की आर्मी की लाशें बिछ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब यहाँ पर किसने कर दिया। जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग और यूवी काफी तेजी के साथ वापस इनर सेक्टम की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें लगता है कि शायद उनके रास्ते में कोई मौजूद है, लेकिन वो इंसान इन लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टियानमिंग ने फौरन से अपने सुप्रीम वेपन को एक तलवार में चेंज कर लिया था। यहाँ टियानमिंग अपनी तलवार लेकर धीरे धीरे उस धुएं की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ नजदीक पहुंचने पर वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मून गॉडेस है। उसे देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता नहीं था कि आखिर वो है कौन।
यहाँ टियनमिंग का ऐसा चेहरा देखकर मून गॉडेस उससे कहती है कि लगता है कि शायद तुम अपनी बचपन की मेमोरीज भूल गए, इसलिए तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ। जिस पर टियनमिंग उसे जवाब देता है कि मुझे वो सब याद नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि तुम कोई अच्छी इंसान नहीं। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि टियनमिंग ने फौरन से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मून गॉडेस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टियनमिंग के कर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टियनमिंग पूरी तरह से मून गॉडेस के काबू में आ गया था। उसकी तरफ बढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मून गॉडेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हें पहले अपने जरूरी मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ दोस्तों अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कि टियनमिंग का मिशन क्या है, तो मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि मून गॉडेस किसी का भी फ्यूचर देख सकती है, और इसी तरह मून गॉडेस एक दफा किंग एम्परर को उसका फ्यूचर बता रही थी, जहाँ वो उसको बताती है कि एक छोटा बच्चा तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। और इसके अलावा वो ये बात भी बता देती है कि मास्टर गायनी की जान भी वही बच्चा लेगा, यानी कि टियनमिंग ही मास्टर गायनी की मौत की वजह बनेगा। तो अगर मून गॉडेस ने यहाँ पर टियनमिंग की जान ले ली, इसका साफ साफ मतलब यही होगा कि इसके बाद मास्टर गायनी की जान कोई भी नहीं ले पाएगा। ये बात यहाँ पर जैसे ही मून गॉडेस को याद आती है, वो फौरन से टियनमिंग को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देखकर यूवी ने भी उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मून गॉडेस ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल यूवी पर भी कर दिया था, ताकि वो यहाँ पर टियनमिंग की जान ना बचा पाए। वो तो यहाँ पर यूवी को जान से मारनी ही वाली थी कि तभी अचानक से उसको वहाँ पर अपना यिन यान मैजिकल बॉक्स दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि हमारा ये यिन यान मैजिकल म्यूजिकल बॉक्स आखिर इस लड़की के पास क्या कर रहा है, और इस लड़की ने इस इतने खतरनाक वेपन पर काबू कैसे कर लिया। इस वजह से हम देखते हैं कि उसे यूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मून गॉडेस यहाँ पर यूवी को जान से मारती नहीं, बल्कि वो उसे हिप्नोटाइज करके अपने साथ लेकर जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ टियनमिंग उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और उसकी नजरों के सामने हम देखते हैं कि मून गॉडेस यूवी को वहां से लेकर चली गई थी, जबकि टियनमिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और वो वहीं पर प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियनमिंग वापस से होश में आ गया था, जहां वो अपने सामने देखते हैं कि यूवी का रुमाल पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसे यूवी की काफी ज्यादा याद आ रही थी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा दुखी भी हो गया था, क्योंकि वो यूवी की जान नहीं बचा पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इनर सेक्टम पर आ गया था, जहां मास्टर गायनी और वीजोंग दोनों ही अपनी तलवार लेकर फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। यहाँ चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था कि तभी इन लोगों को अपने मास्टर की याद आती है, जो इनसे कहते थे कि फाइट शुरू करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हो गई थी। इस फाइट के दौरान ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर इन दोनों की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से इन दोनों को आसानी के साथ देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और इसी स्पीड के साथ मूव करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर स्प्लैश अटैक कर दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। हमें यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फाइट के दौरान इंजर्ड कौन हुआ, कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि वीजोंग की बॉडी से कुछ खून निकल रहा था, जो देखकर कैलियन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ वाइफिंग भी काफी तेजी के साथ मास्टर गायनी पर एक अटैक कर देता है। यह अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से इसे आसानी के साथ देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी मिस रोंग फौरन से मास्टर गायनी के सामने आकर उसे बचा लेती है, जबकि बचाने के साथ साथ हम देखते हैं कि मिस रोंग ने फौरन से वाइफिंग पर भी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी गाल से थोड़ा सा खून निकल आ रहा था। ये देखकर मास्टर गायनी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और साथ ही साथ वो मिस रोंग का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस रोंग के मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि उसने मास्टर गायनी को बचाने के लिए वाइफिंग के अटैक को खुद पर ले लिया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। यहाँ मास्टर गायनी उसकी ये सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, कि तभी मिस रोंग फौरन से जाकर मास्टर गायनी की गोद में गिर जाती है। यहाँ मिस रोंग की आंखों से आंसू आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर गायनी को पहली दफा इतना ज्यादा उदास देखते हैं। वो किसी के लिए पहली दफा रोने की हालत तक पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो मिस रोंग से कहता है कि मिस रोंग तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुम यूं नहीं मर सकती। जो सुनकर मिस रोंग को अपनी टीचर की बात याद आ गई थी। उसने भी मरने से पहले मिस रोंग को कहा था कि हम लोगों के पास ये वरदान जरूर है कि हम जिसकी चाहे उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन ये वरदान हमारी खुद की जिंदगी के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि हम चाहे तो भी अपनी जान नहीं बचा सकते। इसलिए मिस रोंग ये बात तो अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर मेरी जान नहीं बच सकती, पर साथ ही साथ वो सोचती है कि मास्टर गायनी की जान बचाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। वो खुद से कहती है कि मैं अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही, मैं बहुत ज्यादा खुश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा उदास भी हूँ। वो खुश इस बात से थी कि उसने यहाँ पर मास्टर गायनी की जान बचा ली, लेकिन वो उदास इस बात को लेकर थी कि उसने मास्टर गायनी से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो उसे कभी भी बता नहीं पाई कि वो उसे कितना ज्यादा चाहने लगी है। और वो इन सारी यादों को याद करते हुए अचानक मास्टर गायनी से कुछ कहने वाली थी, जिस पर मास्टर गायनी भी अपने सर को उसके नजदीक लाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल वे में
में उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मिस रोंग मास्टर गाइनी से अपने मन ही मन में कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हारी हिफाजत करती रहूं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर गाइनी उसकी आंखों में ये सब पढ़ पा रहे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस रोंग यहीं पर मारी जाती है। और दोस्तों इसी दुख भरे सीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें मिस रोंग को अलविदा कहना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर गाइनी पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो मिस रोंग को अपनी बाहों में यूं मरता हुआ देखकर अपने पास्ट की सारी यादें याद करते हैं।